अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉट सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा डेफामेशन पे। आपको पता है हमने जितने पास्ट पेपर्स डिस्कस किए हैं उन सब में डेफामेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तकरीबन हर पेपर में ही रिवाइज होता है। डेफामेशन में डिफरेंट तरीक़ों से क्वेश्चन आता है। अगर वो ओवरऑल पूछता है कि आप डेफामेशन को एक्सप्लेन करें तो आपने इन फॉलोइंग 15 हेडिंग्स के साथ इसको सवाल को अटैम्प्ट कर लेना है। लेकिन मोस्टली केसेस में वो आपको पूछता है कि आप डिफेंसेस बताएं जो डेफामेशन के केस में होते हैं, तो वो हम पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह मोस्टली वो पूछता है कि लाइबल में और स्लैंडर में, जो कि बेसिकली डेफामेशन की ही काइंड्स है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप बताएं। तो वो भी हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 3 ऑफ वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेफामेशन होती क्या है। इसे हित के इज्जत कहते हैं, यानी कि आपकी जो रेप्यूटेशन है, आपकी जो फेम है, उसको जब कोई बंदा डी फेम करता है, उसकी जब मजरूह करता है आपकी इज़्ज़त को, या आपको बुरा बनाता है राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के सामने, तो उसे हम कहते हैं डेफामेशन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो आर्टिकल 19 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो आपको राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, यानी कि आप कुछ भी बोलें, आप कुछ भी एक्सप्रेस करें। लेकिन आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये इस सेंस में नहीं होनी चाहिए कि किसी और पर्सन की फ्रीडम ऑफ स्पीच को, किसी और पर्सन का जो राइट ऑफ रेप्यूटेशन है उसको हार्म किया जाए। यानी कि आर्टिकल 19 के जब वायोलेशन की जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को जब गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, तो एज अ रिजल्ट जो होता है उसे हम डेफामेशन कहते हैं। उसके बाद आपने रेलिवेंट लॉ बताना है। डेफामेशन ऑर्डिनेंस है 2002 का, जो कि डील करता है डेफामेशन के केसेस के साथ। उसमें टोटल प्रोसीजर बताया जाता है, कैसे आपने केस फाइल करना है, क्या रेमेडीज़ अवेलेबल होंगी, कैसे पनिश किया जाएगा जो बंदा डिफेम करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रॉस रेफरेंस की बात करें तो 499 से लेकर 502 सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 का, और शेड्यूल 2 है सीआरपीसी का। शेड्यूल 2 में बेसिकली बताया गया कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है, कौन कौन से नहीं है, किन किन को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब रेलिवेंट लॉ और क्रॉस रेफरेंस दो हेडिंग्स मैंने क्यों लिखी है। रेलिवेंट लॉ से मुराद ये होता है कि जो लॉ आपका उस क्राइम से या उस टॉर्ट से बिल्कुल डील करता है, हूबहू उससे ही डील करता है, उसे हम रेलिवेंट लॉ कहते हैं। और क्रॉस रेफरेंस ये है जो कि उससे टोटली डील तो नहीं करता, लेकिन कुछ उसकी प्रोविजंस जो है वो आपके उस लॉ से या उस क्राइम से या उस टॉर्ट से डील करते हैं, उसे हम क्रॉस रेफरेंस में लिख लेते हैं। मीनिंग की जब हम बात करते हैं, हमने हर सवाल में ब्लैक्सला डिक्शनरी का ही मीनिंग लिखा है। तो यहाँ पर ब्लैक्सला डिक्शनरी डिफाइन करती है अ फॉल्स रिटन और ओरल स्टेटमेंट दैट डैमेजेस अनदर रेप्यूटेशन, यानी कि कोई ऐसी गलत बयानी जो कि किसी की इज्जत को पामाल कर दे, उसे हम डेफामेशन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। द पब्लिकेशन ऑफ एन अनट्रू स्टेटमेंट अबाउट अ पर्सन दैट टेंड्स टू लोअर हिज रेप्यूटेशन इन द ओपिनियन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि एक ऐसी मन गढ़ंत और झूठी स्टेटमेंट या झूठा बयान किसी पर्सन के मुतालिक जो कि उसकी जो फेम है, उसकी जो इज्जत है, उसको कम कर दे राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के सामने, यानी कि जो लोग एक इंसान को अच्छा समझते हैं उनकी नज़रों में इंसान को बुरा बना दे, ऐसी झूठी बयान, उसे हम डेफामेशन कहते हैं। उसके बाद अगर हम रेलिवेंट सेक्शन 499 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड को रीड करें तो उसमें बताया गया Whoever यानी कि जो कोई बाय वर्ड्स अल्फाज के ज़रिए आइदर स्पोकन बोल कर और इंटेंडेड टू बी रीड यानी कि लिख कर, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन इशारों से, मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन कोई इल्ज़ाम लगाता है कंसर्निंग एनी पर्सन किसी भी पर्सन से रिलेटेड, इंटेंडिंग टू हार्म इस नीयत के साथ कि वो नुकसान पहुँचाएगा, डैमेज कॉज करेगा, are knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said to defame that person, यानी कि इस नीयत के साथ वो इल्ज़ाम लगाए कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इस बयान के साथ अगले इंसान की जो इज्जत है वो कम हो जाएगी, उसको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, तो इसको हम कहते हैं कि उसने डेफामेशन कॉज की है। बेस्ट मैगजीन की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट ऑल इज़ लॉस्ट, यानी कि अगर आपका पैसा थोड़ा गुम हुआ है तो आपका समझे कि आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आपकी सेहत थोड़ी कम हुई है तो उसका मतलब है कुछ आपने खोया है। लेकिन अगर आपका करेक्टर लूज़ हो गया, अगर आपको किसी ने डेफामेशन काज कर दिया, तो फिर समझे आपका सब कुछ ही तबाह हो गया। इसलिए ये बहुत बड़ा क्राइम भी है, और ये एक सिविल क्राइम भी है और एक क्रिमिनल क्राइम भी है। उसके बाद हम जब इसके एसेंशियल्स की बात करें, अक्सर क्वेश्चंस में वो एग्जामिनर पूछता है कि आप डेफामेशन को एलेबोरेट करें, उसके एसेंशियल्स के साथ कौन कौन सी चीज़ें होंगी, तो हम कहेंगे कि हमारे खिलाफ डेफामेशन हुई है। सबसे पहली बात है कि रिटन या ओरल स्टेटमेंट होगी, यानी कि या तो वो स्टेटमेंट लिखी हुई हो, या फिर वो ओरल हो, बोलकर हो, या फिर किसी साइंस में हो, या फिर कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से हो, इशारों से हो, किनारों से हो। उसके बाद नंबर 2 आती है कि डेफामेटरी स्टेटमेंट हो। अगर कोई बंदा आपके हक में अच्छी बात करता है तो वो डेफामेशन नहीं है।
अगर कोई बंदा आपके हक में बुरी बात करेगा या झूठ बात करेगा, आपको गलत करने के लिए, आपको झूठा समझने के लिए, या आपको आपकी जो रेप्यूटेशन है उसको हार्म काज करने के लिए, तो फिर आप यानी कि डेफामेटरी स्टेटमेंट मस्ट होनी चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ, यानी कि जिस पर्सन के रेफर किया गया है, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो स्टेटमेंट बनाई गई है, उसी पर्सन को रेफर करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर मिस्टर बी के लिए बात की गई कि मिस्टर बी चोर है तो मिस्टर ए जाके केस फाइल कर दे, ऐसा नहीं है। अगर मिस्टर ए के खिलाफ कोई बात की गई तो फिर मिस्टर ए ही सू करेगा, यानी कि जिसके खिलाफ होगा वही बंदा सू कर सकता है। स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, डेफामेशन में तब तक आप सूट फाइल नहीं कर सकते जब तक आपकी स्टेटमेंट जो है वो डेफामेटरी या वो पब्लिकेशन हाउस की हुई हो। पब्लिकेशन से मुराद क्या है कि अगर वो रिटन स्टेटमेंट है तो वो किसी न्यूज़पेपर में, किसी जर्नल में, किसी किताब में रिटन हो, लिखी हुई हो, पब्लिश की गई हो। और अगर वो ओरल डेफामेशन है यानी कि स्लैंडर है तो कम से कम 3 से 4 पर्सनस को उसका इल्म होगा तो फिर ही वो डेफामेशन काज होगी, अदरवाइज नहीं। यानी कि पब्लिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट द डेफामेशन। अगर आपकी पब्लिकेशन नहीं हुई तो आपकी डेफामेशन नहीं हुई। अगर सिर्फ कोई पर्सन आपको ही आके कह दे कि तुम चोर हो तो इसे हम डेफामेशन नहीं कह सकते। अनटिल एंड अनलेस कम से कम 3-4 बंदों को वो ये बात फैला ना दे कि ये बंदा चोर है। जाहिर बात है बात फैलेगी तो फिर ही आपका करैक्टर लूज़ होगा। तो जब तक आपका करैक्टर लूज़ नहीं होगा, जब तक उसकी पब्लिकेशन नहीं होगी, आपकी डेफामेशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ डेफामेशन। उसके बाद उसने कहा है मोड्स ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि किन किन चीज़ों के ज़रिए, किन किन मोड्स के ज़रिए से आपकी पब्लिकेशन हो सकती है। इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आता है कि अगर वो लेटर के ज़रिए से, पैम्फलेट के ज़रिए से, कार्डबोर्ड के ज़रिए से अगर वो रिटर्न है तो, या फिर रेडियो के ज़रिए से, लाउड कन्वर्सेशन के ज़रिए, कोई 2 आदमी बैठे हुए ऊंची आवाज़ से बोले कि भाई ये चोर है, तो कम से कम चौथे 5वें बंदे तक आवाज़ पहुंच रही है तो पब्लिकेशन हो गई है लाइबल की। मैगजीन्स में कोई बात बता दी गई है, न्यूज़पेपर में बता दी गई है। उसके बाद एक आता है एसेंशियल के स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, यानी कि पहले भी बात की ऐसी बात जो कि सच्ची है, आप वाकई में चोर है, कोई आपको चोर कहते हो तो ये डेफामेशन नहीं है। कोई ऐसी बात जो आप में मौजूद नहीं है, अगर कोई बंदा उसकी पब्लिकेशन करता है तो फिर वो डेफामेशन कॉज होगी। उसके बाद आता है नो लॉफुल एक्सक्यूज़। उस पर्सन के पास कोई भी लॉफुल एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए इस डेफामेशन को करने के लिए। अगर उसके पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या लॉ ही उसे परमिट करता है कि वो ऐसी स्टेटमेंट बयान करे तो फिर वो डेफामेशन नहीं होगी। उसके बाद कहते हैं स्टेटमेंट मस्ट हार्म द रेप्यूटेशन ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि जो स्टेटमेंट कही गई है उसकी वजह से प्लेंटिफ को नुकसान भी होना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको डिफेम करता है तो उस डेफामेशन की वजह से आपको कोई नुकसान होना चाहिए, आइदर आपकी हेल्थ को, या आपकी फिजिकल कंडीशन को, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को। इमोशनली आप ब्लैकमेल होते हैं या आपको मेंटल शॉक पहुंचता है, नर्वस शॉक पहुंचता है, आपकी ये चीज़ मस्ट मैटर करती है आपकी डेफामेशन कॉन्स्टिट्यूट करने में। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है इसकी काइंड्स इसकी 2 हैं, एक है लाइबल और एक है स्लैंडर। लाइबल से मुराद यह है कि अगर कोई बंदा लिख कर आपके खिलाफ कोई बात पब्लिश करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये लाइबल है, यानी कि रिटन जब डेफामेशन होगी उसे हम लाइबल का नाम देते हैं। और लाइबल टर्म आपने याद रखनी है कि रिटन तौर पर अगर कोई डेफामेशन हुई है, किसी न्यूज़पेपर में छप के आ गया कि बंदे ने करप्शन की है झूठी, या फिर कोई बंदा मैगजीन में या किसी किताब में चीज़ें आ गई तो उसे हम लाइबल कहेंगे, उसे डेफामेशन नहीं कहेंगे। डेफामेशन की फर्दर आगे से काइंड है लाइबल, यानी कि रिटन डेफामेशन। इसी तरह अगर कोई इंसान बोल कर करता है तो उसे हम स्लैंडर कहते हैं, यानी कि ओरल डेफामेशन। अब डिफ्रेंशिएट हमने करना है कि इंसल्ट में और डेफामेशन में क्या फ़र्क है। इंसल्ट में क्या होता है, इंसल्ट में इंसान की जो डिग्निटी है या उसकी सेल्फ इस्टीम है उसको नुकसान पहुंचता है, यानी कि जो इंसान का वर्ड इज़्ज़त नफ्स हम कहते हैं, हमारी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया गया है। आपकी जो इंसल्ट है उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि 5-6 बंदे बैठे हों तो उन सबके सामने हो, नहीं। इंसल्ट पर्टिकुलर सिर्फ आपके साथ भी हो सकती है, यानी कि इंसल्ट एक वाइडर एरिया और डेफामेशन एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। इंसल्ट ये भी है कि कोई बंदा आपके पास आए, आपको थप्पड़ मार देंगे, आपको बुरी बात कहे, सिर्फ आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपकी इज्जत नफ्स मजरू होगी। लेकिन डेफामेशन के केस में उसकी पब्लिकेशन होगी, वो टोटली आपकी जो रेप्यूटेशन है, आपकी जो फेम है सोसाइटी के अंदर, उसको लोअर करेगा। यानी कि पब्लिक एट लार्ज के सामने अगर कोई बंदा आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करेगा, उसको डैमेज करेगा, उसको लोअर करेगा, तो फिर वो डेफामेशन है। दोनों में बिग डिफरेंस है। इंसल्ट नैरो में आता है और डेफामेशन एक वाइडर टर्म है, ठीक है। इंसल्ट में आपकी प्राइवेट इज्जत नफ्स है वो मजरू होती है, सिर्फ आप तक महदूद है। और डेफामेशन में आप पब्लिक एट लार्ज के सामने लोअर हो जाते हैं, आपकी लोअर एस्टीम जो है वो लो हो जाती है, सेल्फ एस्टीम। नेचर ऑफ डेफामेशन की बात करें तो डेफामेशन एक ऐसा टॉट है जिसकी रेमेडी हमें सिविल में भी मिल जाती है, क्रिमिनल में भी मिल जाती है। यानी कि डेफामेशन के केस में आप सिविल तरीके में अगर जाएं, सिविल प्रोसीडिंग फाइल करें किसी के अगेंस्ट, तो आपको डैमेजेस मिल सकते हैं।
आपको क्या कहते हैं रेमेडीज़ मिल सकती हैं, आपको खर्जाना मिल सकता है, आपको पैसे मिल सकते हैं एज अ कॉम्पनसेशन। और क्रिमिनल में आप उस बंदे को पनिश भी करवा सकते हैं। तो उसकी डेफामेशन में ये दोनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। पनिशमेंट की बात करें तो जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है 500 वो बात करता है कि जो कोई आपके खिलाफ डेफामेशन काज करेगा उसको 2 साल की इम्प्रिजनमेंट यानी कि कैद होगी, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। 2 तरह की इम्प्रिजनमेंट होती है, एक होती है कैद सादा, एक कैद आम, और एक होती है कैद बामुशक्कत। कैद बामुशक्कत को हम कहते हैं रिगुलस इम्प्रिजनमेंट। उसमें ये होता है कि अगर 2 साल की सजाए तो इंसान को हार्ड लेबर के साथ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है कि वो या तो खाना वगैरह पकाएगा या सिलाई वगैरह करेगा या सफाई करेगा साथ। लेकिन डेफामेशन के केस में 2 साल तक कैद होगी, लेकिन वो सादा होगी, रिगुलस नहीं होगी। रेमेडीज़ की बात करें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, SRA का मतलब है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसका सेक्शन 38 और 39 रेमेडीज़ की बात करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो डेफामेशन की नेचर है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में मिल सकती है। इसी तरह उसकी जो रेमेडीज़ है उसमें आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, यानी कि कॉम्पनसेशन पैसे भी आप डिमांड कर सकते हैं उस पार्टी से। इंजंक्शंस भी आप ले सकते हैं, यानी कि उस पार्टी को रोक दें आप कि अब कोर्ट उसे ऑर्डर जारी करेगी कि आप मतलब रुक जाएं, जो काम आप कर रहे हैं, डीफेम जो कर रहे हैं, पब्लिकेशन जो कर रहे हैं उसको कैंसिल करवाएं, वहाँ सबसे जितनी चीज़ें आपने वो चीज़ें छापी हैं वहाँ से डिलीट करवाएं, कैंसिल करवाएं। आप वहाँ से इंजेक्शंस का ऑर्डर भी ले सकते हैं, आप अपॉलॉजी भी करवा सकते हैं, अगला मतलब आपको आपके हिसाब से माफ़ी मांगे, ठीक है। उसके बाद आप रिट्रैक्शन भी करा सकते हैं। रिट्रैक्शन का एक रेमेडी है यहाँ पे, RETRACTION। रिट्रैक्शन भी होता है कि उस बंदे ने जो जो चीज़ें आपके खिलाफ गलत पब्लिश की हैं वो दोबारा से वहाँ पर अपॉलॉजी उन जगह पर पब्लिश करके लिखेगा कि मैंने ये जो काम किया ये मैंने गलत काम किया, मैं इसके लिए माजरत हूँ। तो ये रिट्रैक्शन वाली रेमेडी भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप पनेटिव डैमेजेस भी ले सकते हैं, यानी कि अगले बंदे को पनिश भी करवा सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा 2 साल तक का उसे कैद भी करवा सकते हैं। तो ये सब रेमेडीज़ हैं जो कि सिविल में भी आती हैं और क्रिमिनल में भी आती हैं। तो ये आप डेफामेशन के केस में अवेल कर सकते हैं। उसके बाद डिफेंसेस की बात करें, डिफेंसेस में हम इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। डिफेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि वो पर्सन अगर प्रूव कर दे कि मैंने ये सब काम जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के तहत किया, मुझे ये लॉ ने परमिट दी था, या फिर वो कह दे कि मैंने ये सब झूठ नहीं कहा बल्कि ये ट्रूथ है, ये आदमी वाकई में चोर है, ये आदमी वाकई में करप्ट है, मैंने तो जस्ट इसको अनाउंस किया है, या फिर वो कह दे कि मैंने पब्लिक फेथ में ये काम किया, या फिर वो कह दे मैंने पब्लिक ऑर्डर को मेनटेन करने के लिए किया, या फिर वो कह दे कि मैंने इससे ऑलरेडी अपने इस काम के लिए माफ़ी मांग ली है, या फिर वो कह दे मैंने ऑलरेडी अपने इस काम के लिए इसको पैसे दे दिए हैं, या फिर वो कह दे कि मैंने जो है वो पब्लिक एट लार्ज को किसी बड़े नुकसान से पहुंचाने के लिए जैली पीर था और इसकी मैंने कंडक्ट रिवील किया है, या कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा तो मैंने उसके कंडक्ट को रिवील किया है, तो ये डेफामेशन नहीं होगी। ये सब डिफेंसेस हम पार्ट 2 में डिटेल में से एलेबोरेट करेंगे। तो फिर आपने कंक्लूजन कर देना है, यानी कि जब भी ये क्वेश्चन ओवरऑल आएगा तो आपने फॉलोइंग 15 हेडिंग्स के साथ एक्सप्लेन करना है। इसमें मस्ट चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, रेलिवेंट लॉ मस्ट लिखें, क्रॉस रेफरेंस, मीनिंग, डेफिनेशन, सेक्शन 499 वाली डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मस्त लिखें क्योंकि पीपीसी वाले पेपर में भी आपने इसको लिखना है एसेंशियल्स के साथ। एसेंशियल्स लिखें, काइंड जरूर बताएं और याद भी रखें कि लाइबल क्या है, रिटन डेफामेशन, और स्लैंडर क्या है, ओरल डेफामेशन। नेचर बताएं, क्रिमिनल रेमेडी भी आ सकती है और सिविल रेमेडी भी आ सकती है। पनिशमेंट बताएं, 2 साल तक आम सादा कैद होगी। रेमेडीज़ में 38 और 39 है, सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और डिफेंसेस हैं। एक बात और आप याद रखें कि इन तमाम सवालों को टॉर्ट लॉ के केसेस को आपने जस्ट बुक रीडिंग तक या पेपर अटेम्प्टिंग तक नहीं रखना बल्कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेकर आएँ। और वो तमाम खवातीन, स्पेशली मैं तो खवातीन से ही कहूँगी कि उनकी जब डेफामेशन की जाती है, जब उन पर कोई भी इल्ज़ाम वगैरह लगाए जाते हैं तो मस्ट गो टू द कोर्ट एंड मस्ट कंसल्ट देयर लीगल काउंसलर्स। ये चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं होती क्योंकि आपका पूरा करैक्टर जो है उसको लूज़ किया जाता है। आपका एक इल्ज़ाम, किसी इंसान के किसी गलत इल्ज़ाम की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। तो दीज थिंग्स आर नॉट टू बी इग्नोर्ड, मस्ट गो टू द कोर्ट, वहाँ पर रुजू करें। वहाँ पर बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे कामयाब जजेस हैं जो कि वहाँ पर मौजूद है आपको रेमेडी देने के लिए। पनिश करवाएं अगले बंदे को, पनिश नहीं करवाएं तो वहाँ से कम सिविल रेमेडी ज़रूर अवेल करें। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करें। ये जो क्वेश्चंस आपको LLB में पढ़ाए जाते हैं, टॉर्ट लॉ के केसेस में, PPC के केसेस में, इन सबसे अवेयरनेस लें, प्रैक्टिकल हों। और डेफामेशन का केस वहाँ पर आप डालें, अगर आपके अगेंस्ट कोई डेफामेशन काज करता है, कोई आपको डिफेम करता है तो मस्ट सू हिम इन द कोर्ट। और कोर्ट्स आर देयर, एडवोकेट्स आर देयर टू हेल्प यू, असिस्ट यू। थैंक यू।